Hello everyone, this is Arnav Goyal. Welcome to the Social Den for Class 10. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैं इसको यूनिट्स में डिवाइड कर करके वीडियोस डालता रहूँगा। तो पहले हम एक बेसिक इंट्रो समझ लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी वेयर अ पर्सन हैज़ द फीलिंग ऑफ लव टूवर्ड्स हिज कंट्री। तो बेसिकली अगर आपकी जो कंट्री, अगर आपको अपनी कंट्री से प्यार है तो उसको भी नेशनलिज्म कहेंगे। नेशनलिज्म से क्या होगा कि अब आपकी कंट्री से आपको बहुत प्यार है तो आप हमेशा चाहोगे आपकी कंट्री सही हाथों में रहे और एक अच्छा देश बन के चले। इससे क्या होगा कि जो देश के लोग होंगे बड़े खुश होंगे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं रहेंगी। तो नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम यही पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है पूरे यूरोप में कैसे कैसे फैली। स्टार्टिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहली चीज़ है। यूनिट 1 है तुम्हारी फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। की फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही नेशनलिज्म की फीलिंग हर जगह आई थी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो बहुत सारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज दूसरे देशों में गए थे, यूरोप के देशों में गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करा था, जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1830 to 1848, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो ये इन टोटल 6-7 यूनिट्स हैं। इन 7 यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस पर्टिकुलर वीडियो में तो नहीं डालूँगा, इसके अलग अलग वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। तो ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी में शुरू होता है फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग से। 1848, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये सब पहला पेज होगा हिस्ट्री की बुक में, एनसीईआरटी में। तो इस पर्टिकुलर पेंटिंग को हम देखते हैं। ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेंटिंग को फ़ोटो देख के एमसीक्यूज़ में कभी कोई नाम पूछ लेते हैं, हु मेड दिस पेंटिंग और हु मेड दिस पेंटिंग इन 1848, इन विच ईयर दिस वाज मेड। ठीक है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज़ इस नाम को रट लेना ज़रूर, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आ जाता है या फिर किसी क्वेश्चन में आ जाता है 2 मार्क का क्वेश्चन में, तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये पर्टिकुलर तुम्हें यहाँ पे फ्रांस का सबसे पहले फ्लैग दिख रहा होगा, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है जो अमेरिका में है, नहीं, जो न्यूयॉर्क में जो है, ये वो वाली स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, वो तो गिफ्ट करी गई थी उनको। ये दूसरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पिछले साल तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि विमेन उसको ग्लोरीफाई करके, चीज़ों को ग्लोरीफाई करके मनाते थे। इस पर हम आगे भी पढ़ेंगे, वो कीवर्ड नहीं आ रहा है दिमाग में भी। यहाँ पे जर्मनी और पिछले इटली और वगैरह वगैरह तुम्हें दिख रहे होंगे, यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, ये क्या है अभी पढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये जीसस, मतलब ये क्राइस्ट और एंजल्स वगैरह तुम्हें दिख रहे होंगे ऊपर। और जो नीचे वाले पोर्शन में तुम देख रहे हो, ये शार्टर्ड रिमेन्स ऑफ मोनार्क्स, मोनार्कीज़ है और डिक्टेटरशिप्स वगैरह, एब्सोल्यूटिस्ट पावर के शैटर्ड रिमेन्स हैं। तो ये क्या है अभी हम पढ़ते हैं। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train, offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि क्या है। अब ये तुम्हें men and women दिख रहे हैं of all ages and of all social classes। ठीक है, तुम देख पा रहे हो इसको? एक मिनट दो मुझे। हाँ, men and women of all social ages and all classes, ये marching in a long train। long train मतलब एक पूरी चेन बना के जा रहे हैं और offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it, basically हाथ जोड़ के जा रहे हैं सामने से। She bears the torch of enlightenment in one hand and the charter of rights of man in the other। Statue of Liberty ने एक हाथ में ये टॉर्च पकड़ी हुई है, इस तरफ पे ये टॉर्च दिख रही होगी तुम लोगों को, और ये पर्टिकुलर पोर्शन पे इसने
राइट्स ऑफ मेन पकड़ रखे हैं। इसका मतलब तब तक वुमेन को राइट्स नहीं मिले थे। ये टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट क्या है कि ऐसे गड्ढे में मत गिर जाना, नहीं, वो चीज़ नहीं है। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है कि आपको नेशनलिज्म की नॉलेज मिल रही है, तो वो आपको एनलाइट कर रहा है, आपको अंधेरे से निकाल रहा है, ठीक है, इसलिए उसे टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट कहा गया है। ओके। On the earth, in the foreground, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। absolutist institutions जैसे वही अपने डिक्टेटरशिप, जो लोग एब्सोल्यूट पावर रखते थे, जो डेमोक्रेसी नहीं रखते थे, उनकी शैटर्ड रिमेन्स है। क्योंकि नेशनलिज्म में क्या होगा, बेसिकली आपको नेशनलिज्म में आपको नेशन स्टेट्स बनाने हैं। नेशन स्टेट्स बनाने हैं मतलब अब जैसे अगर आपको अपनी कंट्री से प्यार है तो आप यही चाहोगे कि कंट्री को जो चला रहा है, जो गवर्न कर रहा है, वो एक अच्छा इंसान हो या फिर आप राइट पर्सन हो। ऐसे तो नहीं ना कि डिक्टेटरशिप हो, अगर कोई डिक्टेटरशिप कर रहा है तो वो अत्याचार कर रहा है, मोनार्की चल रही है तो सबको राइट्स, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए कोई अपनी कंट्री पहले बनाएगा, फिर उसमें से एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी लाएगा या नहीं लाएगा, वो भी देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी सूर्योज यूटोपियन विजन। सूर्य का जो विजन था वो था कि द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। इसमें तुम देख सकते हो कि कैसे सारी की सारी कंट्रीज़, फ्रांस आगे निकल चुका है। फ्रांस आगे नहीं निकला है एक्चुअली, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पे खड़ा है। आई गेस मैंने गलत बोला। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो फ्रांस है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने ही है, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ को तुम देख सकते हो, दे आर आइडेंटिफाइबल थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। इस इमेज को देख के लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू आर यूएस एंड स्विट्जरलैंड which by this time were already nation states। तो हमने पिछले साल पढ़ा था कि यूएस नेशन स्टेट बन गई थी फ्रांस से पहले। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। इसका मतलब उस पॉइंट पे फ्रांस नेशन स्टेट बनने ही वाली थी। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल, फ्रांस को शी बोला गया है। ओके, शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। यहाँ पे देखो, तुम देख सकते हो ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग जर्मनी। और इसके आगे है फॉलोइंग जर्मनी आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, पोलैंड, रशिया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। फ्रॉम द हेवन अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स, ये बैंड एंजल्स नहीं है, शिट, ये एंड है। ओके, एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। fraternity मतलब भाईचारा, देश में भाईचारा होना चाहिए। ओके, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर इसको याद करना है ना, सिंपल चीज़ है। यूएस और स्विट्ज़रलैंड पहले ही नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस वॉज अबाउट टू बिकम द नेशन स्टेट। फ्रांस इज आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर। रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर क्यों है? क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन के बाद ही उन्होंने वो ट्राइकलर फ्लैग बनाया था। वो ट्राइकलर फ्लैग आफ्टर रेवोल्यूशन बना था, इसलिए उसको रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर फ्लैग बोलते हैं। जर्मनी वॉज बिहाइंड फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के बाद जर्मनी हुई थी, और जर्मनी के बाद बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि नेशन स्टेट बन रहे थे। ओके, तो ये पर्टिकुलर अगर आ सकता है कि व्हाट वाज द यूटोपियन विजन और व्हाट इज़ द पेंटिंग अबाउट, व्हाट डज द पेंटिंग डिस्क्राइब। अगर व्हाट डज द पेंटिंग डिस्क्राइब करके अगर क्वेश्चन आया तो ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और उसको आया हो व्हाई, व्हाट डू यू सी इन द पेंटिंग और व्हाट वाज द विजन ऑफ द पेंटिंग, तो तुम्हें ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, समझ में आया? अब आगे पढ़ते हैं। ये पेंटिंग पे नहीं है, ये एक नेक्स्ट पॉइंट आता है। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe। इसका क्या मतलब है? 19th सेंचुरी में जब नेशनलिज्म आई तो उस नेशनलिज्म से क्या स्वीपिंग चेंजेस आए, पॉलिटिकल स्वीपिंग चेंजेस, मतलब एक हवा बह गई पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की, कि नेशनलिज्म हर एक कंट्री को चाहिए। ओके, इसलिए वो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में चेंज लेकर आए, नेशन स्टेट्स डेवलप हुए।
द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वॉज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स मतलब वही अपनी डिक्टेटरशिप, मोनार्की, इन सबको हटा के एक नेशन स्टेट को फॉर्म करा, इमर्ज करा। A nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity. तो बेसिकली आप अत्याचार नहीं कर सकते, ऐसा बन गया था। अगर कोई मोनार्की भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, बेसिकली राजा अपने लोगों के अंडर ही काम करेगा या फिर डील करके काम करेगा। ऐसे नहीं कि जो बोल रहा है राजा ने बोल दिया तो काम करना ही करना है, ऐसा नहीं था। ये चेंज हुआ था, ठीक है। This commonness did not exist from immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. ठीक है, ये कॉमन आइडेंटिटी जो डेवलप करी थी सब लोगों ने, वो ऐसा नहीं कि हमेशा से थी, वो स्ट्रगल्स के थ्रू आए, एक्शन ऑफ लीडर्स के थ्रू आए, और कॉमन पीपल का बहुत बड़ा योगदान था, इससे आई। इसके बाद यूनिट 1 हम पढ़ेंगे, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था और नेपोलियन ने क्या क्या करा था, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।